नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। हाजिर है हम एक बार फिर से कृषि जगत से जुड़ी कुछ नई जानकारियों को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे गर्मी के दिनों में पशुओं की आहार प्रबंधन और लत्तेदार सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के विषय में। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं कृषि जगत की हलचल कृषि समाचार के माध्यम से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में पराली प्रबंधन के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मल्चिंग विधि से करें प्याज की खेती, उत्पादन में होगी वृद्धि। धान की सीधी बुआई करने में कारगर है राइस व्हीट सीडर। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। उनमें से एक है MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। देश के ऐसे किसान जो खेतीबाड़ी के साथ साथ कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करना चाहते हैं, उन्हें इसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं MSME के उपनिदेशक सम्राट के झा। प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, जिसमें वो कहीं भी मार्केटिंग में भाग ले सकते हैं, कहीं भी जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है वहाँ भाग ले सकते हैं और भाग लेने का जो उनका खर्चा होता है वो हमारे विभाग से प्रतिपूर्ति किया जाता है, रिम्बर्स किया जाता है। पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी रबी फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में फसल अवशेष का प्रबंधन करना बेहद ही जरूरी है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार द्वारा पराली प्रबंधन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पिछले दिनों सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। दरअसल पूरे राज्य में गेहूं की कटनी शुरू हो गई है। ऐसे में कटने के बाद अगलगी की घटना से संबंधित सैटेलाइट के माध्यम से 200 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इन पंचायतों में विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों द्वारा जागरूकता फैलाया जाएगा। गौरतलब है कि खेत में पराली जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। मल्चिंग विधि से प्याज की खेती करना किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। इस विधि से खेती करने पर कम सिंचाई, खाद, उर्वरक एवं कम श्रमिक की मदद से ही उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हो सकती है। प्याज में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। हमारे यहाँ प्याज का इस्तेमाल सब्जी और मसाले दोनों ही रूप में किया जाता है, जिस वजह से बाजार में इसकी मांग सालों भर बनी रहती है। किसान भाई पारंपरिक विधि से खेती छोड़ अगर प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक से प्याज की खेती करें तो इसमें कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस तकनीक में खेत को प्लास्टिक बेरों से ढक दिया जाता है, जिससे खेत में नमी बनी रहती है और खरपतवार भी नहीं पनपते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग में एक निश्चित दूरी पर छिद्र बना होता है, जिसमें पौधा रोपा जाता है और रासायनिक खाद भी दी जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मोटे अनाज के तौर पर मक्का वर्ष में 2 बार उगाए जाने के कारण मुनाफे वाली फसल हो जाती है। लेकिन बेहतर मुनाफे के लिए आप मक्के की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। पूसा विवेक QMP9, पूसा HM4, 8 और 9 ये सब मक्के की उन्नत किस्में हैं। इनकी फसल गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता दोनों ही शानदार हैं।
धान के बेहतर उत्पादन के लिए पंक्तिबद्ध बुआई करना बेहद ही आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई राइस व्हीट सीडर कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस मशीन से धान और गेहूं दोनों की बुआई कम लागत एवं कम समय में आसानी से की जा सकती है। साथ ही इससे धान की फसल उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि भी होती है। पहले फूलों का इस्तेमाल सीमित संसाधनों के लिए ही किया जाता था, लिहाजा बाजार में भी इसकी मांग सीमित थी। लेकिन हाल के दिनों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब किसान भी अपनी परंपरागत फसलों की खेती करने की बजाय फूलों की खेती करने में लगे हैं। सफलता की आज की कड़ी में हम मिलेंगे पटना जिले के ऐसे ही एक सफल किसान शिवनाथ भगत से, जो फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। आलू 1800 रुपये से 2400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2000 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, 5600 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। उत्तर बिहार को छोड़ राज्य के बाकी जिले पछुआ हवा की वजह से लू की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार देखा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन एवं पशुओं की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से। कृषि दर्शन देख रहे किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रूपम। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों लगातार जलवायु परिवर्तन के दौर से तो हम गुजर ही रहे हैं, साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इस बढ़ती गर्मी में बहुत सारे मानव जहां सन स्ट्रोक के दौर से गुजर रहे हैं, हीट स्ट्रोक के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो उन्हें भी सन स्ट्रोक लग रहा है। हमारे जो पशुपालक किसान बंधु हैं वो लगातार हमारे दूरदर्शन केंद्र में फ़ोन करके ये जानना चाहते हैं कि सन स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, आपके जो सवाल हैं कि पशुओं का रखरखाव इस मौसम में, खासकर बेहताशा गर्मी के मौसम में कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए ताकि आपके पशु सुरक्षित रहें और स्वस्थ भी रहें, इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। आप सहायक प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। आज जैसा कि इन्होंने पूछा कि बहुत ही समसामयिक प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस बेतहाशा गर्मी में जो पशु उत्पादन है उस पर क्या असर पड़ता है, पशुओं पे क्या असर पड़ता है और इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जिसमें पशु उत्पादन बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। दूध उत्पादन घट जाता है। किसी भी पशु की जो कहिए कि आप मानसिक स्थिति कह लीजिए या स्वास्थ्य कह लीजिए, वो अपने बहुत ही अच्छे में मोड में नहीं होता है। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये जो गर्मी का मौसम होता है ये किसी भी एक थर्मो न्यूट्रल जोन कहते हैं पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, ये 15 से जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें वो पशु जो है वो बिल्कुल ही अपने आप को सहज महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही इससे तापमान बढ़ने लग जाता है तो उनकी असहजता बढ़ जाती है। पहला जो प्रभाव होता है कि उनके जो श्वास दर है वो बढ़ जाती है। गर्मी के कारण जो सलाइवा होता है वो ज़्यादा निकलने लग जाता है। उसके बाद जो पसीना होता है तो उससे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो समझने की ज़रूरत है, कि शरीर से ऊर्जा का ह्रास होता है। और जब शरीर से ऊर्जा का ह्रास होगा तो जो उत्पादन संबंधित उनकी क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती है। जो प्रजनन के संबंधित क्रियाएं होती हैं वो बाधित हो जाती है। और कुल मिलाकर अगर हम पशुपालक बंधुओं के हित में के बारे में बात करें तो जैसे ही दूध उत्पादन कम हो जाएगा, उसके दूध में वसा की मात्रा कम हो जाती है, तो उनका जो आर्थिक लाभ है वो कम होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो गर्मी तनाव है, जिसे आप हीट स्ट्रोक कह लीजिए, हीट स्ट्रेस कह लीजिए, पशुओं में बहुत ही बुरी तरीके से या यूँ कह लीजिए कि निगेटिवली इफेक्ट करता है। और इससे बचने के लिए इसके जो उपाय है वो जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जैसे आपने सालों भर रखा है, अगर गर्मियों के समय भी अपने पशुओं को ऐसा ही रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। डॉक्टर पंकज, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालकों बंधुओं को दिया है कि निश्चित तौर पर अगर पशुओं की देखभाल उचित तरीके से नहीं की जाएगी तो उत्पादन दर भी काफ़ी घटेगा। अब सवाल ये उठता है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस गर्म मौसम में पशुओं की देखभाल, उनका खान पान किस तरीके का होना चाहिए और कैसे स्थान पर उन्हें रखना चाहिए? जी बिल्कुल, गर्मी तनाव से बचने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जाते हैं और उस प्रयास की सराहना भी की गई है और उससे बहुत फ़ायदे हुए। अगर मुख्य तौर से हम किसान बंधुओं के लिए सलाह दें तो इसको 3 स्तर पे हम करते हैं या 3 विधि से करते हैं।
एक तो हम आवास प्रबंधन यानी वातावरण में जो तापमान बढ़ रहा है उससे कैसे बचा जाए, पशुओं को कैसे कम से कम तापमान में हम रखें। और दूसरा होता है आहार प्रबंधन कि अगर जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो कमी हो रही है उसका हम निष्पादन कैसे करें। तो दूसरी जो विधि होती है वो होती है आहार प्रबंधन, क्योंकि इस गर्मी के दिनों में हमें विशेष आहार प्रबंधन करने होती है। और तीसरी जो व्यवस्था होती है वो होती है कि खिलाने की विधि कि हम कब खिलाएं, मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत चेंज होती है। और चौथी जो होती है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं जिसका उपयोग करके जो गर्मी तनाव है उसको पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे कि जो आर्थिक लाभ में कमी हो रही थी वो कमी को थोड़ी भरपाई की जाए और किसान जो है हमारे समृद्ध हो सके। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठ रहा है कि आपने आहार की बात की है, प्रबंधन की बात की है, आवास की बात की है, दवाई की बात की है, तो कैसी आवास पर इस मौसम में पशुओं को रखना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, कितने समय पर उनको पानी देने की ज़रूरत है, आहार देने की ज़रूरत है, और दवाइयाँ कब देनी चाहिए और किस स्थिति में देनी चाहिए, हमारे जो किसान बंधु हैं, पशुपालक बंधु ने ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, पशुओं को जितना संभव हो सके हम ठंडे जगह पे रखें। अगर आपने कोई घर बनाया है, अगर वो फूस का है तो बहुत अच्छा, अगर आपने टीन का बनाया है, एस्बेस्टस का बनाया है, तो कोशिश करिए कि उस पर कोई भी फूस का या पुआल का हम ऐसा चीज़ डाल दें जिससे कि उसमें ज़्यादा ना आ पाएँ। तीसरी चीज़, अगर आपने इंक्लोजर में बना के रखा है, ज़्यादा बंद कर रखा है, तो उसमें हवादार को उसको बनाइए कि हवा का प्रवाह जो है उसमें होना शुरू हो जाए। और अगर आपके पास समुचित साधन है तो उस पर स्प्रिंकलर लगाइए। दूसरा चीज़, अगर आप गांव में रखते हैं तो कोशिश करिए कि उसको हम पेड़ के छांव में रखें। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर सुबह और शाम ये आपको ध्यान में रखना है कि पशुपालक बंधु कि जब अपने पशुओं को आप खाना खिलाएं तो सुबह खाना खिलाएं और फिर शाम में खिलाएं। कोशिश करिए कि 5 बजे सुबह के आसपास आप अपने पशुओं को खाना खिला दें और शाम में 6 बजे के आसपास खाना खिलाएं, क्योंकि अगर आपने दिन में खाना खिलाया तो शरीर से जो ऊर्जा का ह्रास होना है वो खान पान के दौरान भी होता है, उसके पचाने में भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, आपने बहुत उचित जानकारी हमारे पशुपालक बंधुओं को दिया है। अभी आपने पशुओं की आहार प्रबंधन के विषय में जानकारी हासिल की। अब बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों के विषय में। सब्जियों की खेती प्रायः हर मौसम में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन कीटों और रोग के प्रकोप के कारण उसके पैदावार और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। लत्तेदार सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं देवनाथ प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं आनंद सहाय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कौन कौन से लत्तेदार सब्जियां का उत्पादन होता है, कौन कौन से लत्तेदार सब्जी से उत्पादन करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, पौधा एवं संरक्षण, बिहार सरकार। जैसे कि डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का मौसम है, इसमें कौन कौन से लत्तेदार सब्जियां होते हैं जो किसान उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाई, वर्तमान समय में बहुत ही सामयिक प्रश्न है कि हमारे पास गर्मा में कौन कौन से लत्तेदार सब्जियां होती हैं और उन लत्तेदार सब्जियों का हम किस प्रकार से प्रबंधन करें, खास के कीट व्याधि का किस प्रकार से प्रबंधन करें ताकि हम अधिक से अधिक और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाई, आप जान लें कि लत्तेदार सब्जियां जैसे होती है, करेला है, नेनुआ है, परवल है, ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है, ये सारे प्रमुख लत्तेदार सब्जियां हैं जो बिहार में वर्तमान समय में गर्मा में उगाई जाती है। हम जानते हैं कि इसकी बुआई जो होती है वह फरवरी में ही प्रारंभ कर दी जाती है और अभी इसका एक अच्छा उत्पादन भी किसान प्राप्त करते हैं और बाज़ार में भी इसका मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। किंतु यदि हम इस पर समेकित कीट प्रबंधन के तरीके से अगर ध्यान देते हैं तो निसंदेह हम कम लागत में गुणवत्ता युक्त और अच्छे लत्तेदार सब्जियों के उत्पादन ले सकते हैं। तो हमको जानना है कि इनमें गर्मी के मौसम में लगने वाले प्रमुख कीट एवं व्याधि क्या हैं और उसका प्रबंधन हम कैसे करें। तो किसान भाई यह जान ले कि गर्मा में जो भी लत्तेदार सब्जी लगती है उसमें प्रमुख कीड़े में रेड पंपकिन बीटिल, जिसे हम लाल कद्दू भृंग के नाम से जानते हैं, यह एक प्रमुख कीड़ा है। यह वास्तव में ऊपर से इसका पीठ लाल रंग का होता है तथा उदर जो होते हैं इसके यह काले रंग के होते हैं और ये पहले पत्तियों पर रहते हैं, उसके बाद वे पत्तियों को खाते हैं और
पौधे जो होते हैं धीरे धीरे मुरझा जाते हैं और इससे फसल को काफ़ी क्षति होती है। तो किसान भाई देखेंगे कि इसके जो शिशु होते हैं वे जड़ को भी खा जाते हैं और जो इसके पिल्लू निकलते हैं वह देखा जाता है, या वयस्क होते हैं वह देखा जाता है कि वे पत्तियों को खाते हुए नए पौधों को भी खा जाते हैं और इस प्रकार से फसल का नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, जैसा देखा गया गर्मी के मौसम में पानी की बहुत आवश्यकता होती होगी पौधों में, उसके साथ साथ कौन कौन से रोग होते हैं और उनका निदान किस तरह से किया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गर्मी के मौसम में प्रायः देखा जाता है कि पानी की आवश्यकता पड़ती है और किसान भाई आवश्यकता के अनुसार पानी का सिंचाई करते रहें, लेकिन कभी भी फ्लडिंग के रूप में सिंचाई नहीं करें, अन्यथा इससे लाभ के बदले आपको हानि हो। सिंचाई इतनी होनी चाहिए ताकि उसमें खेत में नमी बनी रहे। एक बात ज़रूर ध्यान दें कि खेत में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं अगर मिट्टी में अच्छे हैं तो निसंदेह आपके फसल अच्छे होंगे। दूसरी बात है कि जहाँ तक व्याधि का सवाल है तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू नामक जो बीमारी है वह गर्मा में लत्तर वर्गीय सब्जी में काफ़ी लगती है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कि हम मिर्दरोमिल रोग कहते हैं और यह फफूंद जनित बीमारी है। इसमें देखा जाता है कि पहले जो पाउडर की तरह इसमें चूर्ण आ जाते हैं और यह पत्तियों पर ऊपर से चूर्ण लगते हैं और वास्तव में यह जो है पत्ती यह नष्ट होने लगती है, साथ साथ पौधे भी सूख जाते हैं, पौधे की बर्बाद हो जाती है। तो इसके निदान के लिए आप निसंदेह बीजोपचार करें। बीजोपचार करने के बाद बीजोपचार आप कर्मान्वयन से कर सकते हैं और इसके लिए आप निसंदेह जो है इसका लिए आप छिड़काव भी, अगर फसल खड़ी अवस्था में है तो इसमें आप फफूंदनाशी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो सफ़ेद चूर्ण है इसके लिए आप पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए कार्बेंडाजिम 70% WP है, उसका 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। यदि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें तीव्रता अधिक है तो आप निसंदेह इसमें जो है सो कार्बेंडाजिम और मेटालैक्सिल का जो संयुक्त उत्पाद आता है उसका भी आप इस छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ तक डाउनी मिल्ड्यू का सवाल है, इसमें पत्ती के नीचे कवक जाल बन जाता है और पत्ती ऊपर से पीले हो जाते हैं और देखा जाता है कि पत्ती का बर्बाद रुक जाता है, पौधे की बर्बाद रुक जाती है और पौधे सूखने भी लगते हैं। तो इसके लिए भी आप देखेंगे कि कवकनाशी का उपयोग काफ़ी श्रेयस्कर होता है और मिट्टी उपचार के साथ साथ बीज उपचार भी यदि हम कार्बेंडाजिम से कर लेते हैं और खड़ी फसल में यदि इसकी यह बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें कि पत्ती के नीचे कवक जाल रहता है तो निसंदेह आप फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे करें। साथ ही साथ आप मैंकोजेब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब के संयुक्त उत्पाद का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको पूरी तरह नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने किस तरह से विस्तार से बताया आप लोगों को कि किस तरह से पत्तेदार लत्तेदार सब्जियों का उत्पादन किया जाए और उसमें कीट का प्रबंधन और पानी का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, बहुत विस्तार से बताया। ये और भी कुछ ऐसा प्रबंधन है जिसको कीट से बचाव करने का डॉक्टर साहब? किसान भाई, लत्तर वर्गीय सब्जी में गर्मी में ये एक महत्वपूर्ण कीड़ा है जिसको हम फ्रूट फ्लाई फल मक्खी के नाम से जानते हैं। यह भूरे रंग का होता है और यह भी वास्तव में इसको जो मादा होती है 8 से 10 अंडे फल के भीतर दे देती है और फल खराब हो जाते हैं। इसके लिए भी आप निसंदेह मैकेनिकल मेथड से पहले चुन के इसका प्रबंधन कर लें, हटा दें। और इसके लिए ट्रैप भी आ गए हैं जो यूजनल ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं और यह 8 से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि आप लगा देते हैं तो इसका बहुत अधिक तक प्रबंधन हो जाता है। साथ ही साथ जो घरेलू विधि में आप निसंदेह जो तार का रस जिसे तारी भी कहते हैं उसको और छोआ एवं 2-3 बूंद आप रासायनिक कीटनाशी अगर मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि तारी जो होता है ट्रैप का काम करता है और इसमें कीड़े आके फंस जाते हैं और इससे भी इसका प्रबंधन हो जाता है। तो फल मक्खी का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अधिक बीमारियां भी अभी लग रही है जिसमें कि एक जड़ सड़न रोग है, यह भी एक फफूंद जनित बीमारी है। साथ ही साथ यह देखा जा रहा है कि फल सड़न रोग तथा जो लत्तर होते हैं जिसको भाइन सड़न रोग भी कहते हैं यह भी लगता है। ये दोनों फफूंद जनित बीमारियां होती है और इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे बीज उपचार निश्चित रूप से करें और बीज उपचार करने के बाद यदि खड़ी फसल में यह बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप निसंदेह मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसमें अब बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक आपका निदान हो जाता है और फसल स्वस्थ हो जाते हैं।
लत्तेदार सब्जियों के बारे में बताया, विस्तार से बताया किस तरह से प्रबंधन किया जाए, पानी का किस तरह से व्यवस्था किया जाए, कीटनाशक दवाइयों का किस तरह से प्रयोग किया जाए, काफ़ी विस्तार से बताया डॉक्टर साहब ने आप लोगों को। डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे किसान भाइयों को, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसान भाइयों, अभी आपने खेती से जुड़ी जानकारियाँ हासिल की। उम्मीद है इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगले अंक में हम फिर मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक दे हमें इजाज़त। नमस्कार।